वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और हम आपको बता रहे हैं कहानी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के चुनाव में इस वक्त क्या हो रहा है, दोनों खेमों के अंदर इस वक्त क्या घमासान मचा हुआ है। बीजेपी का जो खेमा है वो इस वक्त दिख रहा है कि थोड़ी शांति वहां ज्यादा है, सीटों का डिसीजन भी आपस में ज्यादा हो गया, बेहतर हो गया। 10-11 सीटों की बात बताई जा रही है जहां पर अभी भी थोड़ा फ्रिक्शन है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि कोई एक दूसरे पर बिल्कुल चढ़े बैठे हों। दूसरी तरफ ऐसा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हैं कि आप बिल्कुल तराजू में तोलकर सीटें एक दूसरे को दे रहे हो। अभी की 85 हो गया, नहीं 90 सीटें बिल्कुल बराबरी में बांटो, तो उसमें शायद ये आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कई बार कि भाई किस सीट पर जीतने का, किस पार्टी के कैंडिडेट का ज्यादा चांस था। इसमें कई सारी सीटों की मैं आपके सामने बात अभी करूंगा। अब जैसे अबू आजमी है समाजवादी पार्टी के नेता, वहां पर अखिलेश यादव वहां गए थे तो सबसे पहले धुले में और मालेगांव में जाकर उन्होंने रैलियां की थी। मुस्लिम वोट्स उनको चाहिए, क्लियर है इसमें तो। और मुंबई में अब उनके अध्यक्ष हैं ये, और ये एक अब खुलकर चेतावनी दे रहे हैं कि मैंने 5 उम्मीदवार डिक्लेयर किए, आप अनाउंस कीजिए गठबंधन में हमें आप कितनी सीटें दे रहे हैं, नहीं तो मैं 25 डिक्लेयर कर दूंगा। अब ऐसा कौन सा सहयोगी बोलता है? आप अबू आजमी की बात सुनिए। इस वक्त अबू आजमी हमारे साथ हैं। सर, शरद पवार से मिलने आए आप, क्या नाराजगी क्या है? आप बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। नाराज नहीं हूँ मैं, नाराज इस बात पे हूँ कि महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाना है और सीटों का बंटवारा ही नहीं हो रहा है। इस बार यहाँ इतने लोग खड़े हैं, कोई सोलापुर का है, कोई कहाँ से आया हुआ है, इनको फॉर्म भरना है, इनको दो ना, यस या नो करो। अगर इनको नो करोगे ना, आखिरी दिन ना ये गुस्से में जाकर फॉर्म भर देंगे आजाद का, या किसी और पार्टी से टिकट ले लेंगे। और फिर मैं भी इंतजार में हूँ, कोई अच्छा आदमी टिकट नहीं मिला, मैं आप भैया मेरे पास, तुम मेरे से टिकट ले ले, ऐसी होता है। तो इन लोगों को पहले बता देना चाहिए, इनको इस तरह से वेट नहीं करना चाहिए यहाँ बिठा के फुटपाथ पे। कितने उम्मीदवारों को अभी तक खड़ा करने की? पांच तैयार हैं, बाकी अगर कल दोपहर तक नहीं हुआ ना तो 25 लड़ेंगे। सर, 25 की बात कर रहे हैं आप, कौन कौन सी सीटें हैं जिसको लेकर आप इच्छुक हैं? इतना याद नहीं मुझे यार, 5 पक्की है, बाकी मेरे पास ऐसे हैं जो मुंबई की बता दीजिए। मुंबई की है एक तो बाइकल्ला की सीट है, और यहाँ की है अपना वर्सोवा की सीट है। ये 2-3 सीटें हमारी पक्की। अणुशक्ति नगर से आप फहाद की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर? लगता है आप उन्हें शरद पवार गुट को देने की बात कर रहे हैं। मैं अच्छे कार्यकर्ता, मैं क्यों कहूँगा दूंगा, मैं क्यों दूंगा? मैं बिल्कुल नहीं, तो मैं सीट मांग रहा हूँ। अगर पवार साहब ने अगर पवार साहब ने ऐसा कहा तो मैं बोला उनकी बात में टाल नहीं सकता। बताइए समीर जी, क्या कहानी है? तो कह रहे हैं 5 अभी दिए हैं, 25 लड़ाऊंगा। देखिए, 2 समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, पिछली बार 2019 में जीते थे। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव में, अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि सिर्फ मुसलमान नहीं, पीडीए जो उनका जो नारा है उत्तर प्रदेश का, वह पीडीए वो महाराष्ट्र में यूज करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि मुसलमान तो वोट बैंक हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर गठबंधन में हम जाते हैं तो एक हमारा वोट बैंक है। अबू आजमी ने वहां पर काफी जिस हिसाब से काम किया, और दोनों मुस्लिम उनके जो विधायक है, ऐसे सीटें आइडेंटिफाइड उन्होंने कर लिए 5 जहां मुस्लिम बहुतायत में वोटर्स हैं। इसके अलावा दलित और पिछड़े वोटर्स को भी वो टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो अखिलेश यादव का ये प्लान है कि कम से कम जहां मुस्लिम बाहुल्य है और जहां थोड़ा पीडीए का मामला चल जाए तो हम जीतने की स्थिति में आएंगे। एक्चुअली सवाल ये है ही नहीं कि इनको कितनी सीटें मिलती, सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी धौंस दिखा रहे हैं भाई, ये भी महाविकास आघाड़ी को दबा रहे हैं। देखिए, अब जब पार्टी कमजोर होती है तो दूसरे लोग को तो लगता है ना कि भाई कमजोर होगा तो इससे हम कितना झटक सकते हैं। जब बाकी दल अगर उनको दिखाएंगे, जैसे लोकसभा चुनाव के अंदर प्रकाश अंबेडकर दिखा रहे थे कि भाई आप गठबंधन में नहीं लोगे तो मैं इतने सीटों पे लड़ूंगा। अखिलेश यादव जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस को मिलकर लड़ना है। अभी 9 सीटों पर भले ही कांग्रेस को सीटें नहीं दी, लेकिन 2027 में तो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ लड़ना है। अगला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ना है। वहीं उत्तर प्रदेश से अमेठी और रायबरेली सीटें आती है जो कांग्रेस से गढ़ रही है। बिना समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत कुछ कर नहीं सकती। तो कांग्रेस की इस मजबूरी का फायदा वो महाराष्ट्र में लेना चाहते हैं कि भाई अगर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर भी स्पेस चाहिए सीटों का, तो महाराष्ट्र में भी आपको स्पेस देना होगा। 2 सीटें मेरे पास है, हरियाणा में आप अकेले लड़के देख लिया, आप हार गए। अगर 3 सीटें आप मुझे दे दोगे तो क्या फर्क पड़ता है? दे दो, गठबंधन में आएंगे तो मुख्यमंत्री तो आप ही का बनेगा या महाविकास आघाड़ी का ही बनेगा। हम जीतने के बाद तो कोई इंडिया गठबंधन में जाने नहीं वाले, तो हाथ ही आपके ही मजबूत करेंगे। वैसे एक बात है, क्योंकि हम इतना झगड़े की बात कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के अंदर मतलब हर आदमी जो है दूसरे से ज्यादा चाहता है लड़ने के लिए सीटें, ऐसा लगता है कि भाई शायद कहीं ये लोग मारे अपने मतलब महत्वाकांक्षा में मारे ना जाए। लेकिन इनके पीछे बेस बहुत सॉलिड है, ऐसा नहीं है, मतलब आप हल्के में अलायंस को बिल्कुल नहीं ले सकते। नहीं तो बेस सॉलिड है, जरा विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा कितना सॉलिड है। लोकसभा चुनाव एक अलग परिप्रेक्ष्य में था। देखिए, इस सवाल ये नहीं, ये तो कांग्रेस से केवल नहीं मांग रही, एमवीए के अंदर मांग रहे हैं, सबसे मांग रहे हैं, सबसे मांग रहे हैं। मैंने कहा कि केवल कांग्रेस की कमजोरी हरियाणा के कारण नहीं है। ये तो अबू आजमी को समाजवादी पार्टी ने एक आक्रामक मुस्लिम चेहरे के रूप में महाराष्ट्र में काम करने दिया है।
जो विधानसभा में भी ऐसी चीजों का उल्लंघन करता है जो संविधान सम्मत नहीं है और उसकी उससे छवि बनती है। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कोई छू नहीं सकता, हमको 10 सीटें जो है दे के दिखा दो, भाषण दिया ही था। और 2 जगह उनको ले गए, दोनों मतलब मुस्लिम सांप्रदायिकता की दृष्टि से इतने भयावह इलाके थे कि मालेगांव में 2 तो विस्फोट हो चुके हैं। उसी विस्फोट से जो है में जो है सैफरन ट्रेडिज्म का निकला और प्रज्ञा ठाकुर का मोटरसाइकिल और सारा कहानी वहीं से बना था। उसके बाद भिवंडी ले गए थे इनको। तो ये दोनों जगह वही सीट थी। तो इनका जो ध्वंस है वो मुस्लिम वोट का ध्वंस है। ओवैसी के पार्टी ने इतने बड़े मुस्लिम की रैली निकाल दी। उसका एक बड़ा कारण है कि महाराष्ट्र में चुनाव, मुंबई में चुनाव के काफी समय पहले देश भर के मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव की वहां मीटिंग हुई थी। उसमें सांसद भी, विधायक भी थे, सब थे हुए। उसमें बड़ी आक्रामक भाषण हुआ, उसमें सब शामिल थे और सबने मुसलमानों का एजेंडा रखा और बताया कि पॉलिटिकल पार्टियों को दबाव में डाल के कैसे ज्यादा टिकट लेना है, अपने लोगों को जिताना है, क्योंकि ये लड़ने का समय। मुस्लिम कैंडिडेट आप बोल रहे हैं? हाँ। तो इसीलिए वो उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। अब वहां इनका एक मुस्लिम चेहरा है, तो ये उसलिए जा रहे हैं 25 पर लड़ा देंगे, 5 दे दो और 2 सीट मुंबई से नाम बता रहे हैं। मुसलमान वोट दे रहा है तो अब कैंडिडेट भी मांग रहा है। ये है। दूसरी और कांग्रेस इसी मेंटालिटी में है कि भाई मुसलमान तो मेरे कारण क्षेत्रीय पार्टियों को वोट दे रहे हैं। उनके इस समय देश में ट्रेंड है एक कि बीजेपी से लड़ना है तो जो एक्टिव एग्रेसिव मुस्लिम लीडरशिप है, वो चाहे उनके मजहब में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे एक्टिविज्म में हो, एनजीओ में हो, चाहे एकेडमिक्स में हो, वो सब इस समय कह रहे हैं कि कांग्रेस को ही हमको करना है। तो कांग्रेस का इस समय वहां दबाव है। तो उसमें ये सारी बातें इस समय हो रही है मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए। जो दोनों बातों में देखिए, दोनों में जो देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि भैया हमको 10 सीटों पर है, और वही बात अजीत पवार ने भी कहा, भूल जाता कि 11 पर केवल फंसा है, बाकी सब कुछ हो चुका है। उन्होंने तो कहा ही है ना कि जब तक हो ना जाए तो आप किसी के बारे में मत बोलो, सबको खुश नहीं कर सके, केवल 11 पर हमारी बातचीत नहीं हुई है। तो इसका मतलब कंफर्म है 10 और 11। जहां तक एकनाथ शिंदे का सवाल है, देखिए उनको बैठाया, उनकी महत्वाकांक्षा होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने नासमझ वो होंगे। बहुत बड़ा गुलदस्ता ले गए थे कि बीजेपी पर वो दबाव डाल के। और बीजेपी और कांग्रेस की मेंटेलिटी में क्या अंतर है? बीजेपी ने यह माना कि लोकसभा चुनाव में कुछ हमारी अपनी भूलें थी जिस कारण से हमको उसमें उस रूप में सफलता नहीं मिली, लेकिन हमारी पार्टी का जनाधार ठीक है, संगठनों का साथ है, हमारे कार्यकर्ता कुछ क्षण के लिए नाराज हो सकते हैं, हमारा बेस वही है जो था और हमको कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है और उसके लिए काम करना है। अपनी आइडियोलॉजी से लेकर बाकी चीज पर जो जाति हो रही है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने बोला, जोगी जी का भी वहां चल रहा है। देखिए जहां पर भी टॉप पोस्ट का क्या है, टॉप पोस्ट की महत्वाकांक्षा जहां भी होगी, इनके यहां है तो आप मान ही रहे ना। मैं एकनाथ शिंदे चाहेंगे मैं ही कंटिन्यू करूं, अगर जीते तो देवेंद्र फडणवीस चाहेंगे मैं लौटूं, अजीत पवार भी अपना कोई चांस देखेंगे बीच के अंदर। तो आप हर जगह, अभी हरियाणा में क्या हुआ कि भाई दूसरे आदमी को, नेता को डाउन करने के लिए उम्मीदवार खिलाफ उतार दो, कहीं पैसा लगा दो, कहीं कुछ कर दो। तो यहाँ नहीं हो रहा होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन ये बचेंगे नहीं। यहाँ राहुल गांधी जी नहीं है, हाँ, कि जिनको धरातल की जानकारी उनके रणनीतिकार नहीं देते हैं। इतना दुस्साहस करने का काम 2-4 हो जाए तो हो जाए, और अजीत पवार ये भी नहीं करेंगे। एकनाथ शिंदे को जरूर महत्वाकांक्षा होगी कि हम बने, देवेंद्र फडणवीस के अंदर भी महत्वाकांक्षा होगी कि भाई हमारी पार्टी आगे आए तो हम बनेंगे। लेकिन बीजेपी का कैरेक्टर मैं हमेशा बता रहा हूं कि बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री बनाती है तो उसको सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, उसको कमजोर करना और उसको उस रूप में हटा देने का काम कभी नहीं करती है। तो इसलिए इनको अगर कुछ भी करना होगा, सब चुनाव के बाद तो हो सकता है। चुनाव के पहले सेंट्रल लीडरशिप कोई मैसेज नहीं देगी कि हम इनसे खबरें तो हैं कि इनको एकनाथ शिंदे जी को ये मैसेज कर दिया गया है, हमारे नेताओं ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, आपका समय भी आ सकता है, आप तैयार रहिए। पिछली बीजेपी की जो बैठक थी सौरभ, परसों जो बैठक हुई थी, उसमें जैसे जो सवाल आपने पूछा कि क्या यहाँ ये नहीं हो सकता खतरा बगावत का, ये इस चीज़ का, गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात को बहुत जोर देके कहा कि एक चीज़ तय कर लीजिए कि गठबंधन के तहत जिस दल के पास भी जो सीट जाए उसके बाद उसको एक यूनिट के तौर पर लड़ना है। ये नहीं होना चाहिए कि बगावत में बैक करते हुए अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, और ये मुझे एक भी सीट पे ऐसी रिपोर्ट नहीं चाहिए। और ये मैं तीनों ही दल के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक बार जब तय कि हाँ ये लड़ेगा तो बस फिर वही लड़ेगा। तो समझ सकते हैं आप कि उस आशंका को देखते हुए, किस प्रकार से वो आशंका है उसको देखते हुए कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। दूसरी चीज़ कि शिंदे इस पोजीशन में है नहीं सौरभ कि वो बहुत ज़्यादा बार्गेन कर सकें। उस समय उनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनको लाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया। अभी तय मानिए कि अगर बीजेपी के पास 100 विधायक आता है, जैसे कि लगातार मैं कह रहा हूँ,
तो बीजेपी फिर अपना काम करेगी और अपने हिसाब से चलेगी। अभी पूरा फोकस लेकिन इस बात पे है कि इस तरह की किसी लड़ाई में पड़ने के बजाय नंबर्स पहले लेके आइए, सरकार बनाने की स्थिति लेकिन दो बात आप कह रहे हैं कि अभी आपको लग रहा है 100 पार बीजेपी जाएगी। 100 पार अगर बीजेपी गई तो 100% मानिए कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, उसमें कोई बीजेपी 100 पार बीजेपी जाएगी। अभी 50-50 में सिचुएशन आ गया है महाराष्ट्र के चुनाव में। जैसे कुछ दिन पहले तक जो महाराष्ट्र का चुनाव दिख रहा था, अभी आप किसी भी दल के किसी भी व्यक्ति से पूछिए तो आपको अलग रिपोर्ट देंगे। वो ये बताएंगे कि हाँ मुकाबला 50-50 जैसा हो गया। हरियाणा चुनाव के बाद, और जो बार बार आप हरियाणा कह रहे हैं सौरभ, वाकई वो रेफरेंस पॉइंट है हरियाणा दोनों ही तरफ से। एक तो बीजेपी के अंदर अपनी उत्साह, अपनी ऊर्जा, वो सारी चीजें आई, अपने दल के लिए भी, सहयोगी दल पे आपका डोमिनेंस भी रहा। दूसरा, संजय राउत के बयान को आप देखें, कांग्रेस पार्टी भी जब भी वो अटैक कर रहे हैं हरियाणा का उदाहरण दे रहे हैं, हर बार उसे नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ रेफरेंस पॉइंट कहाँ है। तो ऊर्जा ही उनको वहां से मिल रही है कांग्रेस पे अटैक करने की, और बीजेपी को हरियाणा से ऊर्जा मिली है कि अब इनके कार्यकर्ता ये समझ गए हैं कि कैसे लड़ना है। दूसरा, महाराष्ट्र में क्योंकि संघ का काम बहुत ज्यादा है, संघ का गृह राज्य है वो, और वहां पे स्वयं सेवकों को ये लग रहा है कि ऐसे समय में जब संघ का 100 साल पूरा हो रहा हो, अगर हम महाराष्ट्र लूज किए तो ये मैसेज बहुत खराब जाएगा। और उस लिहाज से हर एक स्वयंसेवक अपनी पूरी ताकत। वैसे मेरे बाद में ध्यान में आया, आपने कहा 100 पार अगर बीजेपी गई तो 100% बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। आपने देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे ये नहीं कहा? अब बिल्कुल नहीं क्योंकि ये तो आप तय मानिए कि उस 100 के बाद प्रधानमंत्री मोदी क्या चाह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस को लेकर उनके मन में क्या योजना है, ये सारी चीजें एकदम से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर उस पोजीशन में बीजेपी आ जाती है। बिल्कुल सर, अगर बीजेपी के पास नंबर्स आए तो बिल्कुल बीजेपी अगर 100 सीटें जीतती है तो तय है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी और एकनाथ का शिंदे को संदेश दे दिया गया। एकनाथ शिंदे चाहते थे कि भले ही सार्वजनिक रूप से उनका नाम डिक्लेयर नहीं किया जाए, लेकिन अमित शाह उन्हें इस बात का कमिटमेंट कर दे कि भाई आपको हम मुख्यमंत्री कंटिन्यू करेंगे, जिसके लिए साफ मना कर दिया गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है, संघ भी कोशिश है कि जिस तरीके से 2019 में प्रदर्शन रहा था हमारा 105, उससे हमें ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करना है। लेकिन अभी बहुत बड़ी चुनौती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 75 आपके हिसाब से चुनाव कहां इन्होंने कहा 50-50 पर आ गया चुनाव? हम अभी भारतीय जनता पार्टी और अगर महाविकास आघाड़ी और महायुति का देखेंगे तो 50-50 की स्थिति में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी 75 से 80 सीटों के ऊपर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हमें 2019 का जो प्रदर्शन है वो लेकर आना है, जिससे हम सरकार भी बना सकें। 75-80 अभी जीतने की स्थिति में दिख रही है। हाँ, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 75 से 80 सीटों पर चल रही है। जो हिसाब से अब टिकट किसी भी सूची भी जारी नहीं हुई है, सूची जाने पे कौन सी सीट आती है, सीट किसको दे रहे हैं, कितने बगावत होती है, किस हिसाब से प्रदर्शन होता है, सीटें आने के बाद तय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि किसी भी स्थिति में 100 सीटें लाना है, सरकार बनाना, सरकार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनना चाहिए। इसकी कोशिश संघ भी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कैडर भी कर रहा है। और एकनाथ शिंदे की यही कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में 100 का आंकड़ा नहीं सोए, वो कहीं 80-85 में जाकर टिक जाए, जिससे फिर ऐसी स्थिति हो कि मेरी मजबूरी हो। वो ऐसे कोई प्रयास करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो सीटें के लिए क्यों अड़े हुए, आप देखिए दिल्ली में मुंबई में अमित शाह के साथ 3 बार बैठक हो गई, दिल्ली में 3 बार बैठक हो चुकी है। परसों 3.5 घंटे बैठक होने के बाद अभी सिर्फ 48 घंटे बाकी नॉमिनेशन के लिए 29 तारीख को। अभी तक भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाए इतनी बैठक के बाद। तो ऐसा नहीं कि दबाव नहीं है, एकनाथ शिंदे पूरे दबाव बना के रखे हुए अंतिम समय तक, क्योंकि उन्हें पता है कि यही दबाव चुनाव के बाद उनके लिए काम आने वाला है। तो वो कोशिश कर रहे हैं अंतिम समय तक कि ज्यादा सीटों पर अपने पास ले सके। लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्हें किसी भी स्थिति में 80 के ऊपर सीटें नहीं मिलने वाली है। ये आपको लगता है बीजेपी मतलब इस अलायंस के लिए सरदर्द बन के सवाल उठेगा? जीत भी गए तो सीएम कौन? मुझे नहीं लगता है कि कोई सरदर्द बनेगा। मुझे लगता है कि बीजेपी के पास एक एज है इस वक्त, चूंकि जो हरियाणा का परफॉर्मेंस रहा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और साथ ही साथ में अगर आप देखें ग्राउंड पे जो रिपोर्ट्स आ रही है वहाँ से कि क्या पॉपुलर है वाकई बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में। 2 स्कीम्स की बात होती है, एक तो जो महिलाओं के लिए जो लड़की बहन योजना बोलते हैं उसको। हाँ, और उसमें हर जगह प्राइम मिनिस्टर का फोटो भी लगा है। एकनाथ शिंदे बिल्कुल हो उनके साथ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साथ में है। दूसरी तरफ दूसरी स्कीम जो है कि जो यूथ के लिए उन्होंने पैसा दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, वो भी उसमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी एक फ्रंट जो प्रोजेक्शन है कि ये उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और साथ ही साथ जो अभी शेड्यूल आया है बीजेपी का कि प्राइम मिनिस्टर भी कई सारी उनकी जो रैलीज होंगी महाराष्ट्र में वो बहुत जोर लगाएंगे। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि एकनाथ शिंदे के पास बेशक 40 सीटों की वजह से वो आए मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी के पास एक एज है, एक अपर हैंड है इस वक्त महाराष्ट्र में।
वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि हरियाणा में अच्छा परफॉर्म किया, बट इस वजह से भी है कि ग्राउंड पे महाराष्ट्र में ऑल्टरनेटिव जो, अगर शरद पवार जी का या आप महाविकास आघाड़ी की जो एजेंडा है वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव नहीं दे पा रहे। इनफैक्ट वो क्रिटिसाइज भी ज़्यादा नहीं कर पा रहे क्योंकि आपस में इतनी लड़ाई है महाविकास आघाड़ी में कि ना शरद पवार ना तो उद्धव भी मतलब कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से कोई दिख नहीं रहा है कि काउंटर नैरेटिव नहीं है बीजेपी। ये कुछ एक सीटों को लेकर के इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, उसकी बात भी कर लेते हैं। जैसे वर्ली की सीट है, आदित्य ठाकरे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आदित्य ठाकरे के सामने मिलिंद देवड़ा को लड़ा है, क्या स्ट्रैटेजी है देवेंद्र? निश्चित तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की आपको अपने एरिया में घेर दिया गया है और यहाँ से आप थोड़ा दबाव में आ जाएं। और बीजेपी ने इसके पहले बहुत मंथन किया था कि आखिर किन नामों पे विचार किया जा सकता है। एक महिला का नाम को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा इस पर हुई कि हाँ क्या उनको लड़ाया जाए, तो थोड़ा सा मैसेज जाएगा कि आदित्य ठाकरे को अपने घर में घेर दिया गया। और कुछ नहीं सौरभ, इसमें आदित्य ठाकरे समझा जा सकता है कि उस सीट पे बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक मैसेज चला जाता है कि ऐसा तो नहीं कि उनका चुनाव फंसा हुआ है, तो फिर इसका असर बाकी दूसरी सीटों पे आपके कार्यकर्ताओं के मोराल पे पड़ता है और उस लिहाज से ये बीजेपी। अरे वहाँ इस बात की भी बड़ी चर्चा थी कि वो राज ठाकरे के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, अमित ठाकरे, उनके सामने भी उद्धव ठाकरे ने कैंडिडेट दिया है। हाँ, जबकि राज ठाकरे 2019 में वर्ली से कैंडिडेट नहीं दिया था आदित्य ठाकरे के खिलाफ। देखिए अब जिस तरीके से राजनीति हो गई है, और मुझे तो ये लग रहा था कि अगर राज ठाकरे अपने बेटे को राजनीतिक रूप से लॉन्च कर रहे हैं तो वो समझदारी का फैसला लेंगे, कम से कम इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे जहां उनके बेटे के लिए बहुत चुनौती नहीं होगी। माहिम सीट से उतारा है, बेसिकली माहिम सीट जो हमेशा से शिवसेना का गढ़ रहा है, शिवसेना का मुख्यालय वहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में जहां ऑलरेडी उद्धव ठाकरे का मजबूत आधार है, भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत ग्राउंड है, वहां पर एकनाथ शिंदे थोड़ी बहुत वहां दखल रखते हैं, वहां पर आप सीधे अपने बेटे को उतार रहे हो। मुझे लग रहा है बहुत आसान नहीं होगा, मुझे लग रहा है अमित ठाकरे चुनाव हार जाएंगे। अच्छा। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है। और जहां तक वर्ली सीट की बात है, मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर उम्मीदवार को दिया जा सकता था। मिलिंद देवड़ा देखिए कोई जमीनी स्तर के नेता नहीं रहे, अपने पिता की राजनीति करते रहे, मुरली देवड़ा की करते रहे, कांग्रेस में रहे तो पिता की राजनीति की, उसके बाद उनका जो व्यवहार रहा है कि 10-11 बजे के पहले सो के नहीं उठना, कार्यकर्ताओं से घर पे मिलना नहीं, वो जमीनी नेता नहीं, जमीनी में वर्ली में उनका कोई काम नहीं है। ये बात ठीक है कि वो दक्षिण मुंबई से सांसद रहे थे, लेकिन हम वहां से अरविंद सावंत सांसद है, और जिस तरीके से आदित्य ठाकरे वहां लोकप्रिय है, युवा संगठन बहुत मजबूत है, जमीनी स्तर पर कोई चैलेंज नहीं है आदित्य ठाकरे को, कोई चैलेंज नहीं है। ऑलराइट। जीशान सिद्दीकी, इनके फादर बाबा सिद्दीकी का अभी मर्डर हुआ, ये बांद्रा ईस्ट से अजीत पवार गुट के कैंडिडेट बन गए, कांग्रेस में थे, अभी तक कांग्रेस में थे, इनफैक्ट इनके फादर पहले चले गए थे शिंदे साहब की पार्टी में, ये बने रहे पार्टी में, अब गए हैं वहां पर क्योंकि इनकी सीट पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने वरुण देसाई को, ये कजन है आदित्य ठाकरे के, कजन है ना सर, कजिन है, इनको चुनाव में उतार दिया है, तो इसलिए मतलब जीशान को वो भी माइनस मान के चल रहे थे। सिद्धांत का वैसा भी टिकट करता था, जीशान ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी कांग्रेस के विधायकों के साथ मिलकर, तो इसका टिकट कटना तय था। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ इसलिए कि वहां भारतीय, देखिए वहां पर एक सीट कांग्रेस की रही है, जीशान सिद्दीकी कांग्रेस से एमएलए रहे, लेकिन कांग्रेस ने वहां जिद नहीं की कि हमारा एमएलए गया है तो यहां से हम ही चुनाव लड़ेंगे। वरुण सरदेसाई बहुत अच्छा उम्मीदवार दिया है, वहां पर युवा सेना का नेता है, संगठन पे अच्छा काम करते हैं, एक बढ़िया उम्मीदवार दिया, और जब मुस्लिम वोट वहां के रूप में जीशान सिद्दीकी को दिया, तो मुझे लगता नहीं है कि वहां एनसीपी का। आपकी बात से याद आ गया मुझे फिर वही राहुल गांधी वाली कहानी, मीटिंग वाली, अपनी चुनाव समिति की मीटिंग के अंदर जिसमें वो चले गए बीच में छोड़ करके, आप ऐड कर रहे थे कि उनका प्रोग्राम उनको जाना है कॉन्डोलेंस मीटिंग में, तो सबको ही पता होगा ना। जी हाँ बिल्कुल सर, और ऐसा नहीं है कि कॉन्डोलेंस मीटिंग अचानक आ जाती है आपकी, भाई ये तो काफी पहले से तय था, और तब भी अगर आपने मीटिंग का वो टाइम रखा था तो आपको पता था कि हाँ मीटिंग में इनको इतने समय तक रहना है। दूसरी बात की जो कांग्रेस के सोर्सेज के द्वारा जो नेता इस बात को खारिज किया कि हाँ वो नाराज नहीं है, कौन सी पार्टी ये कहती है कि हाँ नाराज है, एक बीजेपी में भी ऐसा ही होता है। उन्होंने जो सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली कि बाकायदा इस बात को कहा कि मुंबई और विदर्भ की अधिकांश अच्छी सीटें आप लोगों ने सहयोगियों को दे दी, वो इस हद तक नाराज थे, और उसे समझा जा सकता है कि उनको जो फीडबैक दिया गया होगा, और महाराष्ट्र के बारे में हर एक सीट के बारे में उनका कितना फीडबैक है, कितना अपना अनुभव है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन निश्चित तौर पे मीटिंग में आने से पहले जो उन्होंने बात की होगी और उसके आधार पर जो उन्होंने रिएक्शन दिया होगा वो रिएक्शन ऐसा था। दूसरा, हरियाणा का उन्होंने उदाहरण दिया, हरियाणा को लेकर बार बार राहुल गांधी को अब ऐसा लगता है, चुनाव से पहले उनको ऐसा शायद नहीं लगा होगा, अब उनको ऐसा लगता है कि एक जाति विशेष यानी कि जाट
केंद्रित चुनाव करके हमने उस चुनाव को गंवा दिया। वैसी परिस्थिति महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छे नोट वाली मीटिंग तो नहीं रहती, इतना तय। अरे ये एक इसकी और बात कर लें, फिर ब्रेक का समय हो गया है। मानखुर्द सीट पर नवाब मलिक के नाम पर अभी भी बातचीत हो रही है। अजीत पवार इनको अपने कोटे से टिकट देना चाहते हैं, बीजेपी बिल्कुल इसके खिलाफ है, लेकिन अजीत पवार ने अब नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर से टिकट दे दिया है। नवाब मलिक पर इतने क्यों आमादा हैं अजीत पवार, ये समझ में नहीं आता। कई तरह की बहुत तगड़ी वाली बॉन्डिंग रही है। तो उस बॉन्डिंग में आप समझ सकते हैं कि वो छोड़ना इतना आसान काम नहीं होता। बीजेपी और बीजेपी किसी कीमत पर ये नहीं अफोर्ड कर सकती और बाकायदा कम्युनिकेट कर दिया गया है कि ये नहीं हो सकता। बेटी में दिक्कत नहीं है, सना मलिक को अगर टिकट देना हो उनको दें, लेकिन नवाब मलिक को नहीं। समझिए सौरभ की बीजेपी ने कितना लंबा कैंपेन चलाया नवाब मलिक को लेके, अंडरवर्ल्ड से रिश्ते की बात कही गई और 50 तरह के आरोप लगाए गए। और ऐसे माहौल में अगर चुनाव में आप इस काम को कर लें तो उसका कई सारी सीधे दाऊद से जुड़ा गया, सीधे दाऊद से जुड़ा गया। उसमें बीजेपी की कई सारी सीटें कैसे खराब होंगी आप समझ सकते हैं। तो बाकायदा आशीष शेलार तो एकदम मुखर होकर इस बात को लगातार कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता और हमने जो कहा था हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। सर ब्रेक लेना है मुझे बहुत शॉर्ट। वहां के जिलाध्यक्ष ने बीजेपी के बोल दिया है, संघ के प्रचारकों ने बोल दिया है कि हम वहां पर प्रचार नहीं करेंगे। बीजेपी ने बोल दिया है कि भले ही उनकी बेटी को आप खड़ा कर रहे हो, हम वहां प्रचार नहीं करेंगे। बेटी के लिए भी नहीं करेंगे। बेटी एक भी लड़ रही है तो पिता ही खड़ा कर रहे हैं, परिवार तो एक ही है वो पूरा। तो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा वहां से उसकी बेटी का भी जीतना इस बार। एक ब्रेक ले लेते हैं व्यूअर्स। ब्रेक के बाद बात दिल्ली की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ, जान से मारने की कोशिश थी अरविंद केजरीवाल को, ऐसा उनकी पार्टी कह रही है। कुछ वीडियोस आए हैं कल वो जब पदयात्रा पर निकले थे, जिस दौरान इस हमले की बात कही जा रही है, तो इसकी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। यूपी के उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी से बीजेपी अभी से हार मान चुकी है।